हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर ओडी। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। और आप आज देख रहे हैं कक्षा 12 का लेक्चर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग ये बढ़ती जा रही हैं और बहुत ही जल्द कैपेसिटेंस शुरू होने वाला है इसी चैप्टर में। और आज की हेडिंग है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या अदर टाइप से हम कहना चाहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। कहने का मतलब हम इसको समझना चाहेंगे कि हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं। वर्क डन। वर्क डन कब? जब रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हो, किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम होती है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे? रोटेट करेंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसका यूज कहाँ होता है? जो डिवाइस से बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितना रोटेट करेगा, कितना मूव करेगा, कितना उसमें वर्क डन होगा, कितना फोर्स लगेगा, इन सब का स्टडी करने के लिए इस टाइप के डेरिवेशन, इस टाइप के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। और उसी को अदर वर्ड में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, क्योंकि वर्क डन किस में कंजर्व हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे, है ना। तो ये हमने देखिए आप लोग, एक हमने इस प्रकार से यहाँ पर कंसीडर किया है, आपको फिगर में शो कर रहे हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल आप पढ़ चुके हैं, जो किससे कंसिस्ट होता है? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और उसका जो अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सेम होता है। और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एट एनी एंगल पर, सपोज कर लीजिए ये है, ये किससे कंसिस्ट होता है बच्चों? जानते हैं आप, -q और +q, और डिस्टेंस 12 होती है, पढ़ चुके हैं। और इनिशियली एंगल फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इट्स डाइपोल मूवमेंट क्या है? p। तो p और e के बीच कितना एंगल है? थीटा। हम क्या करने वाले हैं कि अब इसको बाद में थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो वर्क डन देखेंगे। तो इसका अगर हम एक प्रकार से एक्सप्लेन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लेट अस कंसीडर E इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टे विद एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। तो बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, एक टॉर्क के बारे में पढ़े होंगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, तो उस पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, तो उस पर नेट फोर्स कितना होता था बच्चों? आप पढ़ चुके हैं पिछले कॉन्सेप्ट, नेट फोर्स 0, क्योंकि इस पर यहाँ लगेगा और इस पर यहाँ इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स 0। बट जो नेट डाइपोल होता है वो जो नेट टॉर्क होता है वो 0 नहीं होता है। तो कितना होता है हम आपको पढ़ा चुके हैं, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, हेयर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी थी। तो हम लोग जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखा होता है तो उसको कितना टॉर्क लगा के रोटेट किया गया है। तो टॉर्क ऑन डाइपोल है, कहां से? हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो कितना पढ़ चुके हैं? टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। तो हमने क्या किया, इसको बहुत ही थोड़ा सा इसको यहां से रोटेट कर दिया। सपोज करिए कि इसको इस प्रकार से हमने रोटेट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस प्रकार से इसको हमने रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो मान लेते हैं बहुत छोटा सा एंगल यहाँ पर बन जाएगा डी थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, नाउ रोटेट with angular
डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं, डी थीटा, देन वर्क डन ऑन डाइपोल। ठीक, तो बेटा हम क्या निकालने वाले हैं, वर्क डन और ऑन डाइपोल। अब आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है, हम हल्की सी हिंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वर्क डन होता क्या है, जैसे छोटा वर्क डन है तो डी डब्ल्यू, ये होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्क डन इन लीनियर मोशन, सीधी रेखा में। अगर कहीं वो सीधा ना हो, उसको रोटेट कर रहे हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा हो, कहने का मतलब है कि एंगुलर कंडीशन में वर्क डन क्या होता है, तो समझिए। तो एंगुलर कंडीशन में जहां लीनियर फोर्स आए वहां एंगुलर फोर्स एक टॉर्क होता है, और dx की जगह डी थीटा। तो ये वर्क डन लीनियर मोशन में है, ये वर्क डन एंगुलर मोशन में है। तो बेटा ये कौन सी है, एंगुलर मोशन चल रही है। ठीक है, हाँ। नाउ तो वर्क डन कितना, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, और टाउ कितना, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। टाउ कहाँ, ये आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसकी कोई इनिशियल कंडीशन ये थी थीटा 1 और ये कहाँ चला गया, थीटा 2। ठीक है, नाउ टोटल वर्क डन, इन रोटेटिंग कहाँ से, थीटा 1 टू थीटा 2। पहले बहुत ही स्मॉल एलिमेंट एंगुलर कितना था, डी थीटा। अब मान रहे हैं इसको टोटल वर्क डन, तो कहाँ से कहाँ तक, एक इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक में। तो डी डब्ल्यू का क्या निकालेंगे, डब्ल्यू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, किसका इंटीग्रेशन, स्मॉल का, है ना। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा 1 टू थीटा 2, डी डब्ल्यू कितना, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। इसमें बेटा इसमें कांस्टेंट वैल्यू p और e है, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, ओनली साइन थीटा। तो w इक्वल टू हो जाएगा पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 और ये साइन थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आप लोग सीखेंगे। तो w इक्वल टू पी ई और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन लिमिट पीछे लग जाती है थीटा 1 टू थीटा 2। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, मैथमेटिकल चीजें हैं ये, कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट तोड़ने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, पीई ब्रैकेट ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट क्या है, माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तरीका होता है। तो वर्क डन देखें तो ये जाएगा पीई, देखिए ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दैट इज आंसर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल्स में यूज होता है इस फॉर्मूले का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट आंसर को याद भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट को सीख भी सकते हैं। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, वेयर थीटा 1 इनिशियल पोजिशन ऑफ डाइपोल एंड थीटा 2 वाई रोटेटिंग आफ्टर रोटेटिंग फाइनल कंडीशन। ठीक है, P हेयर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो V इक्वल टू Q इंटू 12, और E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों लिया गया है, हम पीछे कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पर फोर्स भी आ जाता जो जीरो नहीं होता। ठीक है बच्चों, कभी कभी आपका इससे रिलेटेड कंडीशंस आ जाती हैं, तो स्पेशल केस में हम लौटते हैं, या आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग थोड़ा सा इसके एक केस में चलते हैं, स्पेशल केस। कुछ विशेष स्थितियां आपको बता देते हैं। इफ मान के चलें कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, ठीक है, तो इफ थीटा 1 मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी, 0, तो ये 0 कब होगी, व्हेन E और P कैसे हो,
सेम डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है, तो थीटा इनिशियल पोजीशन 0, और उसको हमने आफ्टर रोटेटिंग कहाँ तक, एट एनी एंगल तक रोटेट कर दिया। तो हाउ मच वर्क डन इन दिस सिचुएशन, तो देखें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड W इक्वल टू पी ई क्या आएगा, कॉस थीटा 1 मतलब 0 माइनस कॉस थीटा 2 मतलब थीटा। तो कॉस 0 कितनी वैल्यू होती है, तो पी ई कॉस 0 1 और कॉस थीटा तो है 1 माइनस कॉस थीटा। तो कहीं कहीं बच्चों आपको इस टाइप की भी सिचुएशन मिलने वाली है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी सिचुएशंस में। कभी कभी वो कह देता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और उसको हम 90 डिग्री पर रोटेट करें, तो हाउ मच वर्क डन इन दिस सिचुएशन। तो क्या इनिशियल कंडीशन उसकी कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कहाँ तक उसको रोटेट किया है, 90 तक। तो फिर से हम यही रखेंगे, देन बाई कैलकुलेट, तो थीटा 1 कितना 0, तो ये 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, तो केवल 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा, रटना नहीं है, कैलकुलेट करेंगे आप लोग। थर्ड कंडीशन, अगर इनिशियल पोजीशन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको अब हम 180 तक रोटेट कर रहे हैं, कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं, 180। नाउ वी कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा मतलब 0 है, और कॉस 180, बच्चों आपको यहाँ बता दें, तो हो जाएगा पी ई 1 0 का मान माइनस 1 माइनस ये, और कॉस 180 -1, तो इसका -1 ये माइनस माइनस क्या प्लस, तो कितना हो गया 2PE। ये कब आएगा, जब 180 पर। कभी कभी कंपटीशन में इसको थोड़ा सा और हल्का सा अलग टाइप का बताते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर रखा हुआ, इनिशियल कंडीशनिंग में परपेंडिकुलर रखा हुआ है ना। तो ये मान लीजिए फोर्थ कंडीशन है, ऑलरेडी वो कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और उसको 90 डिग्री से रोटेट कर दे रहे हैं। सोचिए फिर से कि कैसा रखा था ये, 90 डिग्री पर, मतलब ऐसे, ऑलरेडी ऐसे रखा था, 90 डिग्री पर रखा हुआ था, अब इसको 90 पर रोटेट कर दिया है, तो ये अब ऐसी कंडीशन से घूम के यहाँ आ गया। तो हमें जो एंगल लेना है वो कहाँ से लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से लेना है। बच्चों ध्यान रखिए हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ऑलरेडी कितने पर था, 90 डिग्री पर, अब उसको 90 पर और रोटेट कर दिया है, तो ये ऐसे से ऐसे रोटेट कर दिया, तो टोटल एंगल कहाँ से नापेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 90 + 90, मतलब 90 तो था ही, और 90 रोटेट किया है, तो हो गया 180। अब ये दोनों सिचुएशन यहाँ रखेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप ये कर लेंगे। इसमें एक हेडिंग और पड़ी हुई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। अगर वर्क डन आप इतना ले आते हैं, तो उसके बाद अगर एनर्जी पूछी होती, तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये 4-5 की सिचुएशन हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो इसमें माना ये गया है कि हम डाइपोल को इनिशियली इनफाइनाइट से लाते हैं, ठीक है, यहाँ तक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड तक, फिर उसको परपेंडिकुलर रखते हैं, परपेंडिकुलर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखते हैं। तो इन सब का सिचुएशन आप सीधा सीधा समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर पोजीशन से एट एनी पोजीशन तक लाने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। फिर से क्या कहा हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर पोजीशन से एट एनी एंगल तक लाने में जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल। तो कहां से, इन दिस केस कहां से ला रहे हैं, परपेंडिकुलर पोजीशन से। तो इनिशियल पोजीशन क्या, परपेंडिकुलर, और कहां तक, एट एनी एंगल तक। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा,
W इक्वल टू पी ई है कॉस थीटा 1 90 माइनस कॉस थीटा 2 मतलब थीटा, तो हो जाएगा W इक्वल टू पी ई कॉस 90 0 माइनस कॉस थीटा, इसको हो जाएगा W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस वर्क डन स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, तो उसे यू से लिख दीजिए, तो माइनस का पी ई कॉस थीटा, या इसी को आप लिखना चाहो तो यू इक्वल टू माइनस पी वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, क्योंकि पी ई कॉस थीटा किसका है, पी डॉट ई का। तो ये यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, नॉट ए चार्ज, डाइपोल, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन सिखा दिया है, डाइपोल को रोटेट करने में कितना टॉर्क लगता है पिछले चैप्टर में सिखा दिया है, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये भी। कंपटीशन में बेटा इसका ग्राफ आता है, कंपटीशन में आता है इसका ग्राफ की डिस्टेंस, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एंगल के साथ। तो एक नोट टाइप का देख लीजिए, हम ग्राफ दे रहे हैं किस किस के बीच, u और थीटा के बीच। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है डाइपोल की, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो इफ थीटा इक्वल टू कितना रख रहे हैं हम, 0, फिर 90, फिर मान लीजिए 180, इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। देन u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जब हम थीटा 0 रखेंगे, 0 तो कॉस 0 का मान 1, तो माइनस का पी ई। जब हम थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 0 होता है, तो पूरी वैल्यू 0। जब हम कॉस 180 रखेंगे तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का पी ई लीजिए, बन गया। तो इस दिशा में हम क्या ले रहे हैं, थीटा, और इस दिशा में क्या ले रहे हैं, यू, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। जब हमने थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है, यहाँ कहीं माइनस। पहले से एक अंदाज लगा लीजिए, आपके पास स्केल होंगे। तो जब हमने देखा क्या कि जब थीटा 0 ही है तो u माइनस पी ई, तो यहाँ पर है माइनस पी ई, तो यहाँ से स्टार्ट होना है। जब थीटा मान लीजिए आपका यहाँ हो गया, थीटा कितना है यहाँ पर, मान लीजिए ये 0 था, ये 90, जब थीटा 90 है तो u कितना है, 0, मतलब यहाँ आना चाहिए, ठीक है, तो मतलब ये ऐसे। और जब ये मान लीजिए 180 हो गया, जब थीटा 180 है तो प्लस का पी, तो प्लस का पी कहाँ जाएगा, इस साइड अपन, तो ये मैक्सिमम है ना। तो इस प्रकार से ये ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ा लीजिएगा। तो मेन चीज ये है, इस प्रकार से। तो कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, माइनस पी ई से, ध्यान रखिएगा। कहाँ से आया ये, इसी बेस्ड के आधार पर कि अब थीटा 0 रखोगे तो माइनस पी, 90 रखोगे 0, 180 तो प्लस का, तो माइनस पी ई, फिर ये 0, फिर ये आपका प्लस का पी, फिर इस प्रकार से ग्राफ बनता जाएगा जो आपका कंपटीशन में आता है। ये हो जाएगा। आगे आगे टॉपिक्स में बढ़ते हैं हम। फोर्स बिटवीन कंपटीशन में आता है, नीट के कंपटीशन में आ भी चुका है। देखिए फोर्स, नेक्स्ट हेडिंग है ये, फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल। क्या है बेटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बनता है, बीच की डिस्टेंस 2l होती है। लेकिन कितने डाइपोल है यहाँ पर, दो डाइपोल है, 2 चार्ज नहीं, 2 डाइपोल्स हैं। तो मान लेते हैं इसका एन एक्सियल पोजीशन, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट डाइपोल, एक डाइपोल ये है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट मान लीजिए P1 है। दूसरा यहाँ ये शॉर्ट डाइपोल है, माइनस क्यू से प्लस क्यू,
और इसका डाइपोल मोमेंट मान लीजिए P2 है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता। तो मान लीजिए इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल P1 एट डिस्टेंस r। तो आप पढ़ चुके हैं डेरिवेशन कि डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, पिछले चैप्टर में। तो ये E1 मान लीजिए इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये 2p अपॉन r3 एक्सियल कंडीशन में है डाइपोल के कारण। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन रखा है, सेकेंड डाइपोल। तो सेकेंड डाइपोल पर क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही निकाल लेंगे आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑन P2। तो क्या अभी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है बेटा, तो U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, ये पढ़ा होगा। अब देखिए P किस पर पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड पर, तो P की जगह P2 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ये फर्स्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तभी तो वर्क डन हुआ। तो E1 और थीटा कितना, P और E के बीच। देखिए इसी डायरेक्शन में P है और इसी डायरेक्शन में आपका E भी होगा, अलग अलग। तो थीटा कितना हो गया, 0। तो थीटा की जगह आप ले सकते हैं cos 0। तो ये हो गया कितना, U इक्वल टू माइनस P2। P2 की वैल्यू रख दो, P2 ही है। E1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन r3। तो इसको और अच्छा सा आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो U इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 p2 अपॉन r3। ये क्या है, 2p1 p2 अपॉन, ये क्या है बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू टू शॉर्ट डाइपोल, ध्यान रखिएगा। तो U कैसा डिपेंडेंट है, 1/r3, ठीक है, डाइपोल हेडिंग ध्यान रखिएगा। अब नाउ वी कैलकुलेट फोर्स। तो फोर्स आपने पढ़ा है dw F इंटू dx, अगर ये तो F इक्वल टू dw अपॉन dx। अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो माइनस ले लीजिए। तो नाउ फोर्स को कैलकुलेट करेंगे आप, तो माइनस का du अपॉन dr, क्योंकि W की जगह हम क्या लेने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ डिस्टेंस x है, यहाँ डिस्टेंस क्या है r, माइनस क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है दूर करते हैं तो। अच्छा, तो F इक्वल टू माइनस d अपॉन dr, किसकी वैल्यू रखोगे, U की, d अपॉन dr U की कितनी, तो वो है -2p1 p2, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r पावर 3। बेटा इसमें d अपॉन dr का मतलब क्या है, डिफ्रेंसिएशन। और डिफ्रेंसिएशन किसका होना है, तो देखो F इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2p1 p2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो होना ही है, d अपॉन dr किसका, 1/r पावर 3 का। तो ये हम थोड़ी सी आपको हिंट यहाँ दे देते हैं, इसको हम लिख लेंगे d अपॉन dr r पावर 3, माइनस का ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसका हो जाएगा nx, n-1 होता है, तो माइनस का 3r, तो -3 प्लस नहीं माइनस ही 1 होता है, -1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3r पावर -4, कहने का मतलब -3 अपॉन r पावर 4। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, 2p1 p2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, और हो जाएगा कितना, माइनस का 3 अपॉन r पावर 4। तो कितना हो गया बच्चों, थोड़ा सा देखें, 3 दूना 6, तो हो गया -6p1 p2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r पावर 4। जितना इम्पोर्टेंट इसका फॉर्मूला नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि फोर्स डिस्टेंस पर किस प्रकार डिपेंडेंट है। तो आप देखिए फोर्स डिस्टेंस पर कैसा डिपेंडेंट है, 1/r पावर 4। तो देखिए F प्रोपोर्शनल 1/r पावर 4, ऊपर ले जाओगे तो -4, तो r पावर 4 कब आएगा,
जब दो डाइपोल के कारण फोर्स हो, दो डाइपोल, समझ रहे हो ना, दो शॉर्ट डाइपोल हैं, उनके कारण फोर्स डिस्टेंस पर r पावर 4 पर डिपेंडेंट है। यही दो चार्ज होते तो r पावर 2 होता। ध्यान रखिएगा, डाइपोल के कारण आया है या चार्ज के कारण आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यही आपका इक्वेटोरियल पोजीशन होता तो इक्वेटोरियल पोजीशन का क्या होता बेटा, यहाँ होता P/r², 2 नहीं होता, 2 नहीं होता तो हाफ कर दो ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाती इक्वेटोरियल ना, 1/4πε0 P1 P2 अपॉन r पावर 3, क्या हट जाता 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हट जाता 2 का भाग 3, तो 3 P1 P2 अपॉन r पावर 4 हो जाता, किसमें इक्वेटोरियल में, तो अपने आप समझ लीजिए वो, ठीक है। तो ये हो जाए, माइनस क्यों आया, इसका मतलब है इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, प्लस आता तो रिपल्सन फोर्स होता। तो इस प्रकार से ये कंपटीशन में खासतौर से ये डिपेंडेंसीज की पूछी जाती है। अब हम आपको थोड़ा सा आपकी बुक्स की तरफ ले चलते हैं। इसमें आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, वो आपको लगाना। देखिए, किताब का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जो बच्चे किताब नहीं देखते हैं, मैं उन्हें मानता हूं कि वो परफेक्ट नहीं बन सकते। कोचिंग, यूट्यूब, कहीं से भी आप कितना भी समझ लीजिए, इसके बाद अगर किताब आप देखते हैं तो आप परफेक्टनिस्ट की ओर चले जाते हैं। बुक्स आपकी एक सच्ची दोस्त होती है, और खासतौर से एनसीईआरटी, ठीक है। इसका पैटर्न समझना टफ होता है, लेकिन डेरिवेशन देखने के बाद समझ में आ जाता है। तो सीखिए। तो इसकी एक हेडिंग है, हम आपको बताते हैं 2.9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में हम ढेर सारा बता चुके हैं, और इसमें जो फीचर्स आए हैं वो हम आपको बता चुके हैं। वो फीचर्स क्या है, इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम आपको बता चुके हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो पहला फीचर्स हो गया। फिर ये दूसरा है कि किसी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो हम बता चुके हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तीसरा है कि इलेक्ट्रिक अगर कोई ऐसा इंसुलेटर है कि अगर उसको हम चार्ज दें, कोई स्फीयर टाइप का है, तो कहाँ चला जाता है, उसके होल वॉल्यूम में। एक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। चाहो तो इसको एक नज़र के लिए आप लोग देख लीजिए, वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट वो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये फीचर है, वो कह रहा है कि कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑन कंडक्टर। अरे तो आप ऐसे ही ले लो ना, ये आप पढ़ चुके थे, ये सरफेस है ना। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि ये कैपिटल आर लेते थे, स्मॉल आर लेते थे, ये सरफेस पर लेना है। तो आप स्मॉल आर के कारण पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1/4πε0 Q/r², यहाँ कहीं। अब जब सरफेस पर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दे चुका हूँ कॉन्सेप्ट, उसी से लगाइए ना इसको। तो ये हो जाएगा आपका E = 1/4πε0 Q/R²। बट Q = कितना, सिग्मा। सिग्मा क्यों, क्योंकि इसके चार्ज कहाँ पर फैला होता है, हमेशा सरफेस पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी ना, सिग्मा = Q/A, तो Q = सिग्मा ए। तो सिग्मा ए क्या, एरिया इस कंडक्टर का, तो 4πr²। पुटिंग द वैल्यू 1/4πε0 Q की जगह हो जाएगा सिग्मा 4πr² अपॉन कैपिटल R²। R² से R² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, ठीक है, सॉरी 4π से 4π कैंसिल। तो बचा कितना, E = σ/ε0। बता चुके हैं, ऑलरेडी दे चुके हैं, कुछ नया नहीं था। ऐसे आप इसकी कैविटी वाला भी दिखा सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये तो आपका हो जाएगा स्क्रीनशॉट से लेकर। तो देखिए जरा, ये इसका लास्ट टॉपिक है, समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको बोलते हैं परिरक्षण। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है बेटा, देखो
जैसे हम कहें ये है, हमने यहाँ पर एक छोटी सी कैविटी बना दी है और इसमें क्या है, ये इस प्रकार से इसका सरफेस है, ऐसे मान लीजिए ये पूरा इस प्रकार से गिरा। तो कैविटी कितने है, इसमें इतनी सी कैविटी है, खोखला, कैविटी मतलब खोखला मान लीजिए, चारों तरफ से बंद है, इतना इसके अंदर खोखला है। तो बताइए अगर हम इस पे चार्ज देंगे, कोई भी चार्ज दें, तो कहाँ रहेगा, उसके सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ जाएंगी और ये बाहर निकलेंगी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगा, तो आंसर है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना होता है, 0। तो यहाँ पर E कितना होगा, तो आंसर है 0। क्यों, तो यहाँ पर चार्ज भी कितना होगा, 0। और पोटेंशियल मान लीजिए सरफेस पर पोटेंशियल V0 है, तो ये इसके अंदर V इक्वल टू V0। क्यों, हम सिखा चुके हैं कि जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल उसके सब जगह अंदर होता है, यहाँ तक कि सेंटर पर भी, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने का मतलब, बाहर चाहे जितना तगड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ना हो, अंदर रखी हुई किसी भी वस्तु पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अंदर चार्ज ना जाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए जो सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं, जो विस्फोटक सामग्री होती हैं, उनको क्या करते हैं, इसी प्रकार से कैविटी में रखते हैं, कंडक्टर की कैविटी में रखते हैं, ताकि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मटेरियल है उसको सुरक्षित रखना। जैसे शील्डिंग मान लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग घर में दीवारें क्यों बनाते हैं, हम लोग अपने घर की दीवारें क्यों बनाते हैं, अरे चोरों से, बाहरी लोगों से, जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग घर दीवार बनाते हैं। तो हम लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, शील्डिंग, सुरक्षित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से किसी भी सेंसिटिव मटेरियल को सुरक्षित करने के लिए कंडक्टर की कैविटी में रख देते हैं, क्योंकि बाहर चाहे जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अंदर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका 0 रहता है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप चाहें तो इसको एक लाइन में इस प्रकार से यहाँ से लिख सकते हैं कि एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमेन शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0, दिस नॉन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बहुत जल्द आप एक नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपके डेली बेसिस यूज होता है। आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, डेरिवेशनों को अच्छे से तैयार करिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स लगाइए, एनसीईआरटी का हेल्प ले लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती कमेंट में लिखिए, जो कि आप लोग लिखते नहीं हैं, कोई बात नहीं, जैसा आपको समझ में आ रहा है वैसा कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू।